गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है B.Com 6 सेमेस्टर और क्लास 12 ये दोनों जगह पे रेशियो पढ़ाया जाता है। B.Com 6 सेमेस्टर में आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो लोग पहली क्लास पढ़े हैं वो जानते हैं कि इस बुक को जो है अनेक नामों से अनेक यूनिवर्सिटियों में और बोर्ड में जो है पढ़ाया जाता है। उसमें जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है रेशियो एनालिसिस या रेशियो। जैसा हमने आपको बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, इसमें जो अकाउंटिंग किया जाता है स्ट्रेस लेके ना पढ़िए, नॉर्मल होकर पढ़िए, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो भी अकाउंटिंग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? मैनेजर के लिए किया जाता है। अब मैनेजर जो है वो अकाउंटिंग क्यों कराता है? वो अकाउंटिंग कराता है डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, फॉरकास्टिंग करने के लिए, या जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को पूरा करने के लिए उसे जो है डेटा की आवश्यकता होती है। तो फिर डेटा तो सिंपल रूप में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में उपलब्ध ही होता है। कास्ट का डेटा जो है कॉस्ट शीट के रूप में उपलब्ध ही होता है। फिर एक अलग से अकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत है? ठीक है, वो इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि जो डेटा होता है वो विवरण के रूप में होता है, स्टेटमेंट के रूप में होता है, विवरण के रूप में होता है और सारी चीजें समग्र रूप से होती। अब ऐसे आप समझिए कि एक एब्सोल्यूट डेटा होता है और एक क्या होता है? रिलेटेड डेटा होता है। जब तक आप एब्सोल्यूट डेटा को केवल देखते हो तो भी बातें आपके समझ में नहीं आती, और अगर आप रिलेटेड डेटा के केवल रिजल्ट को देखते हो तब भी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, यानी आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एक हम एग्जाम्पल ले लें कि जैसे JNU में एक बार पिछले साल की बात है, हॉस्टल की फीस बढ़ गई और भोजन का फीस बढ़ गया। तो जब भोजन का फीस बढ़ा तो वो डफरी गैंग जो है JNU में, जो हमेशा डफरी लेके हर कार्यों पे भारत के विरोध में जितने कार्य होते हैं, चाहे वो आतंकवादियों को बचाने का हो, चाहे वो जो है हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का हो या राष्ट्र के खिलाफ बोलने का हो, उनका कुछ ना कुछ उसमें कई सारे ग्रुप हैं। वो आवश्यकता अनुसार जो है क्या करते हैं, अपना ग्रुप चेंज करके डफलीबाज निकल जाते। तो डफली लेके निकल गए और हंगामा करने लगे। तो पत्रकारों ने कहा, तो टीवी में आके लोग बैठ के कहने लगे कि 1600%, कितना? 1600% सरकार ने क्या किया? बढ़ा दिया। अब हम भी सोचे तो माथा ठनक गया कि बताओ 1600% बढ़ा दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट है। थोड़ा बहुत बढ़ाए होते, थोड़ा बहुत इंक्रीज किए होते, 100 का 200% कर लिए होते। बाद में हमको पता ये चला, जब एब्सोल्यूट डेटा देखा तो ये पता चला कि पूरे साल में 10 रुपया लगता था, अब कितना हो गया? 160 रुपया। माना कि अब हम एग्जैक्ट हमको नहीं ध्यान है कि 10 रुपया ही था, है ना, ये शायद 100 रुपया भी हो सकता है और 1600 हो गया। आज के परिस्थिति में अगर 10 का 160 हो जाए, या दिल्ली जैसे जगह पे रहने के लिए अगर 100 का 1600 हो जाए, तो कौन सा ज्यादा है भाई? ज्यादा है? नहीं है। लेकिन जब इसे आंकड़े के रूप में, प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया, और अगर आपने एब्सोल्यूट डेटा को नहीं देखा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? भ्रामक हो जाएगा। या फिर आप केवल एब्सोल्यूट डेटा को ही देख रहे हो और रिलेटेड डेटा को नहीं देख रहे हो, तो आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैनेजमेंट को जो है, जो इनकम स्टेटमेंट दिया गया है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए, आप जानते हैं कि खर्चे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसमें कटौती नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका मटेरियल होता है, क्यों? लेबर होता है और मटेरियल से रिलेटेड खर्चे होते हैं, यही होता है ना। अगर मान लीजिए आपने मटेरियल कम कर दिया तो फिर क्वालिटी खराब हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप स्किल्ड लेबर के जगह पे अनस्किल्ड लेबर ला दिए तो भी हो सकता है कि आपका जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अवॉइडेबल होती हैं और कुछ ऐसी होती है जो अवॉइडेबल नहीं होती। और प्रत्येक मैनेजमेंट का यह धर्म होता है कि वो क्या करे,
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, सेल को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करे और कास्ट को रिड्यूस करने का या कम करने का प्रयास करे। तो उसे पता होना चाहिए ना, ठीक है, कि हमारा जो कम्युनिटी है उस पे कौन कौन सा ऐसा खर्चा है और वो उस पे कितना प्रतिशत चार्ज हो रहा है। मैंने सिंपल सा आपको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित बात बता रहा हूं। तो मान लीजिए जैसे कि सपोज है कि मान लो मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और ये जितने भी खर्चे होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सब चार्ज किस पे होते हैं? सेल पे, यानी कि इनकम पे चार्ज होते हैं। सेल से कोई इनकम आता है। अब कुछ का इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है सहयोग होता है और कुछ का जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से सहयोग होता है। अब एक हम सिंपल सा लेके समझें, इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट का खर्चा जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज होगा। आराम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज होगा। अगर आपने कर्जा ले रखा है ज्यादा तो आप ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अब आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करो, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा आपका किस में चला जा रहा है? इंटरेस्ट में चला जा रहा है। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैनेजर को यह जानना होगा कि जितने भी हमारे खर्चे हैं उन खर्चों में से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन सा जो है अवॉइडेबल है और कौन सा कंट्रोलेबल है, यानी किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एटसेट्रा की जानकारी उसे होती है। और वो हमारे टोटल इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा लेके जा रहा है, ताकि हम अपने जो संस्था का लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो है, मान लीजिए ये 4-5 कर्मचारी हैं, आप लोग सभी मान लो कर्मचारी हो, है ना, तो सबके संयुक्त प्रयास से जो है क्या हो रहा है? बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। सबके संयुक्त प्रयास से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सबने कितना योगदान दिया, इसकी जांच कैसे की जाए, यानी कि परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाए। मान लो किसी को प्रमोशन देना है, किसी को दंडित करना है। दंडित किसको किया जाएगा? जो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। प्रमोशन या रिवार्ड किसको दिया जाएगा? जो बढ़िया कार्य कर रहा है। तो परफॉर्मेंस की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैनेजमेंट ने स्वयं डिसीजन लिया तो उसके डिसीजन का संस्था के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? अगर पॉजिटिव पड़ा तो कितना पड़ा? क्या ये और हो सकता था कि नहीं हो सकता था? जैसे अगर मान लीजिए संस्था ने 1 लाख रुपए का लाभ कमाया, तो क्या सामान्य परिस्थितियों में जो परिस्थिति है, क्या उसमें अधिकतम 1 लाख ही कमाया जा सकता था? अथवा जो है 1 लाख से ज्यादा कमाया जा सकता था, लेकिन मैनेजर आसानी से बैठा हुआ था। ठीक ये वैसे ही है कि आप 90% भी स्कोर कर सकते थे, 100% भी स्कोर कर सकते थे एमसीक्यू परीक्षा में, लेकिन लिखित एग्जाम में तो इम्पॉसिबल है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। तो यहां पर आपकी इफिशियंसी का, आपके परफॉर्मेंस का अगर इवैल्यूएशन किया जाएगा तो यही माना जाएगा कि आपने अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं किया। यानी कि परिस्थिति थी कि आप अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं किया। उसी तरीके से क्या है, संस्था की शोधन क्षमता है, मतलब सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। सॉल्वेंसी पोजीशन ये बताता है कि संस्था कितना ऋण प्राप्त कर सकती है, यानी ऋण प्राप्त करने की कैपेसिटी उसकी कितनी है। आप भी कल के डेट में अमीर हो सकते हैं, आपके पास एकदम बिजनेस आइडिया शानदार है, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आपको कैपिटल ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे अपना व्यापार संचालित करोगे? व्यापार कैसे ऑपरेट करोगे? बैंक वाला तो लोन भी देता है औकात देखकर, है ना। हमारे गांव में तो कहते हैं सब सीना ठोके, हमारे ऊपर 25 लाख का लोन है। तुम समझ लो मेरी औकात है 25 लाख की लेने की, तब तो 25 लाख की है। बोलो सही है कि नहीं है? और हमारे गांव में कहते हैं कि वो मर्द नहीं है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है। अगर कर्ज नहीं है तो मर्द नहीं, यानी उसने अपनी जिंदगी में कुछ करने का प्रयास किया ही नहीं। क्योंकि जब आप कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करोगे तभी आपके ऊपर क्या होगा? कर्ज होगा, तकलीफें होंगी। अगर आपकी जिंदगी स्मूथ तरीके से चल रही है, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में परेशानी नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप जो है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को जो है
बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है ताकि वह एक अच्छा डिसीजन ले सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रेशियो एनालिसिस ही वो अंतिम और जो है सबसे व्यापक टूल्स है जिसका मैनेजमेंट यूज करके और सबसे बेस्ट डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए जितने भी टूल्स होते हैं उनमें एक ये महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में कार्य करता है। आमतौर पे जो है रेशियो एनालिसिस का प्रयोग डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 4 बातों को ध्यान में रखा जाता है या 4 तरह के रेशियो निकाले जाते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, कौन सा रेशियो होगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तीसरा होता है टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी या टर्नओवर एक ही रेशियो का नाम है। और सॉल्वेंसी रेशियो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी में हम जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखने का भी कई सारे एंगल होता है। प्रॉफिटेबिलिटी हम देखते हैं सेल के बेसिस पे, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं हम कि आपने कितना पूंजी लगाया। अब जैसे मान लीजिए ये भाई साहब है ना 20 लाख की पूंजी लगा के व्यापार प्रारंभ करें। आप भले ही से सप्ताह में 2 दिन दुकान खोलें या 2 ही घंटा रोज दुकान खोलें और इन्होंने ज्यादा पूंजी लगाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी ने 1 लाख पूंजी लगाया होगा वो दिन भर दुकान पे बैठेगा तो 1 ही लाख के दुकान में सामान रहेगा ना, तो उसके पास कस्टमर कितने के आएंगे? 1 ही लाख के आएंगे। तो इनका परफॉर्मेंस क्या होगा? बेटर होगा, इनका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी हम कई सारे क्राइटेरिया जो है बना करके देखते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे धीमे धीमे करके। अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर हमें पूजा की बुराई करनी है या इनकी बड़ाई करनी है तो दोनों ही तरीके से बहुत सारा एंगल हम देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं पूजा 3 दिन तो ब्रश भी नहीं करती, बोल सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि पूजा ऐसे ब्रश करती हैं कि 3 दिन तक इनका दांत चमकता रहता है और ब्रश करने की आवश्यकता नहीं होती। बतिया तो एक कहा है ना, सूचना हमको देनी थी कि बहुत फूहर लड़की है 3 दिन तक ब्रश नहीं कर, लेकिन कहने के तरीके में क्या हो गया? अंतर हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही जो है जो रेशियो है वो उस रेशियो को हम लोग यहाँ निकालेंगे। ये पहला जो हम आपको लेके चल रहे हैं रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल। किसके आधार पर? सेल के आधार पर, ठीक है। किसके बेसिस पे निकालने जा रहे हैं? सेल के बेसिस पर। दूसरा किस पे होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे। और तीसरा जो होता है वो कंपनियों के लिए निकाला जाता है शेयर्स के बेसिस पर, कि अगर हमने इतना पैसा शेयर में लगाया है या इन्वेस्ट हुआ है तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये 3 तरीके से देखा जाता है। इंटरमीडिएट में जो है केवल 2 ही है, एक ऑन द बेसिस ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। लेकिन बीकॉम में जो है तीनों को सम्मिलित किया जाता है। सेल के बेसिस पे फार्मूला बहुत ज्यादा है, सबको लर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो फार्मूला बनता कैसे है पहले नियम समझ लीजिए फार्मूला बनाने का, तो आसानी से हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देगा कि जैसे नाम दिया, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालें, या बोला नेट प्रॉफिट रेशियो निकालें, या बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालें। जिसको पहले बोल रहा है, ठीक है ना, जिसको पहले बोल रहा है इसका मतलब उसी को ऊपर रखना है। बात समझ में आ गई? और बेस हमने क्या लिया है? और बेस हमेशा कहाँ होता है? नीचे। बेस मतलब न्यू है ना, बेस क्या होगा? नीचे। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जिसको निकालना है ऊपर रखिए और जिस पर निकालना है उसे नीचे रखिए। आप लिख सकते हैं क्या? जिसको निकालना है अपन जिस पर निकालना है, जिस पर निकालना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा कि अगर कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कोई बात नहीं, तो पेन मांगे, मैं भी पेन नहीं लिया, चलो कोई बात। मान लो अगर कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए, क्या निकालिए? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट किस पर निकलता है? तो सेल पर निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर निकलता है? सेल। अब किसको निकालना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना है।
तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, और ये परसेंटेज भी निकाला जाता है तो इनटू क्या हो जाएगा 100। रेशियो कई तरह के होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, रेट में होता है, दर जिसको कहा जाता है कि नहीं, टाइम्स में होता है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, लेकिन ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ये किसपे निकलेगा, प्रतिशत के रूप में निकले। अब इस पे मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी खर्चे हैं या जितने भी इंडिविजुअल इनकम है उन सभी को सेल पर रख करके और चेक करेगा कि यह जो है हमारे सेल का कितना बड़ा हिस्सा है। जैसे आपके पिताजी कमाते हैं तो उनकी एक निश्चित आय है ना, मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो 1 लाख रुपए की इनकम है तो वो भी चेक करते होंगे। अभी कल बजट पेश हुआ तो टोटल बजट में कितना प्रतिशत रक्षा पे गया, कितना प्रतिशत शिक्षा पर गया, कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पे गया, ये सब तय हुआ था कि नहीं हुआ था। वैसे ही आपके पिताजी कितना प्रतिशत हम अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करेंगे, कितना प्रतिशत जो है कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, कितना प्रतिशत जो है इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेंगे, ये तय कर लिया जाता है। अब इसमें जो है जिसका इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा होगा उसका भविष्य क्या है, उज्जवल है, वो ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, और जिसका कंजम्पशन पे ज्यादा रहेगा, शिक्षा भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा पे खर्च करना क्या है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जिसका कंजम्पशन पे ज्यादा होगा, आय का बड़ा हिस्सा कंजम्पशन पे हो जाएगा तो उसकी सेविंग कम होगी, तो वो भविष्य में जो है ज्यादा पैसा उसके पास नहीं रहेगा, अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो अगर किसी गार्जियन ने ऐसा सोच लिया है ना कि कंजम्पशन पे क्या है ज्यादा है, तो 2 तरीका, या तो अपनी इनकम को बढ़ा दीजिए ताकि वो वर्तमान कंजम्पशन पे आप सेविंग कर पाए, या फिर अपने अनावश्यक कंजम्पशन को क्या करिए, कम कर दीजिए, यही हो सकता है। तो मैनेजर क्या करेगा, इस नेट सेल पर इंडिविजुअल अलग अलग एक एक एक्सपेंस का या सम्मिलित रूप से एक्सपेंस को जो है इनकम को लेकर रेशियो निकालता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि एक्सपेंस या पूरे जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसको किस रूप में देखा जाता है, ताकि आपको रेशियो निकालने में आसानी हो सके या समझने में आसानी हो सके। आप जानते हैं इनकम स्टेटमेंट 2 हिस्सों में बनता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 हिस्सों में बनता है। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्वरूप ऐसा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड में रहता है बाई सेल लेस सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, या इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। यानी हमारे पास आया, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद क्या रहता है, अब इसको घटा दिया आपने, आ गया नेक्स्ट। फिर इस साइड में रहता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और इस साइड में रहता है बच्चों टू ओपनिंग, अरे क्या लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, सॉरी दिमाग, रहता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इधर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है टू परचेज, इसमें लेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे रहेगा टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस के रूप में, प्रोडक्टिव वेजेस के रूप में है ना, कैरेज इनवर्ड, ये सब इसका बहुत सारा नाम है। चलिए एक आदमी देता हूँ, जैसे कैरेज इनवर्ड, अब लिख लिया। अब इस रूप में यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस, अगर इधर का टोटल ज्यादा होता है और इधर का टोटल कम होता है तो जो अंतर आता है बैलेंसिंग फिगर वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये बातें होती है। अब जब इसको जो है मैनेजमेंट देखेगा तो किस रूप में देखेगा, है ना, वो क्या करता है, इस पे निकालता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलता है, कॉस्ट ऑफ, यहां पे लिखें, कोई दिक्कत, कलर चेंज करें, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारे बेचने की लागत क्या है,
अगर हमारी बेचने की लागत क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमें हो जाएगा लॉस, और अगर हमारी बेचने की लागत होगी कम, तब हम पाएंगे प्रॉफिट। कितने रुपए में आप वस्तु बेचोगे ये आपके हाथ में नहीं है, ये किसके द्वारा तय होता है, मार्केट फोर्स के द्वारा। मार्केट फोर्स क्या है, डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए अभी बाजार में 100 रुपए में 4 किलो मटर बेच रहे हैं सब, है ना, माइक लगा के 100 रुपए में 4 किलो। अब कोई एक आध उसमें बेच रहा है 100 रुपए में 3 किलो, तो आप जाकर उससे पूछो कि 100 रुपए में 3 किलो काहे दे रहे हो भैया, और तो 4 किलो दे रहे हो, तो वो कहता है हमारा लोकल का है। तो हम कहेगा इसमें यूरिया पोटास नहीं डाले हो, लोकल कहीं जमीन पर बना है ना, देसी मटर तो है नहीं, वही है। बस तुम्हारा क्या है कि गोरखपुर के आसपास का है, और ये मटर हो सकता है गोरखपुर से ना होके जौनपुर से आएगा, इतना ही अंतर है ना। तो वो व्यक्ति कहता है अरे भाई बहुत बकवास कर रहा है, चलिए 100 रुपये में 4 किलो आप ले लीजिए, ठीक है। यानी वो बिक्री के लिए बाध्य है, क्योंकि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, इससे तय होता है। तो आप किसको घटा सकते हो, अपने खर्चे को घटा सकते हो ना। मान लो नंदानगर में मटर किसी को बेचना है, उसके पास 2 होलसेल की मंडी है, गोरखपुर में कई सारी मंडियां हैं, तो 2 होलसेल की, वो रजई से लेके आए या फिर जाए ट्रांसपोर्ट नगर। अब अगर ट्रांसपोर्ट नगर जाएगा तो उसका कैरेज ज्यादा आएगा, भाड़ा ज्यादा आएगा, और रजई से लेगा तो उसका भाड़ा कम आएगा। अब चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर से लेके आए या रजई से लेके आए, बेचना पड़ेगा तो 100 रुपये में 4 किलो ही। यानी सारे मटर विक्रेता का प्रॉफिट एक जैसा नहीं होगा। अगर जो ट्रांसपोर्ट नगर से लाएगा उसने अपना खर्चा जानबूझ के बढ़ा रखा है कैरेज का, और जो रजई से लिया उसने अपना खर्चा घटा रखा है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी बिक्री की लागत। इधर का ये मिटा दे रहा हूं, चाहे रहने देता हूं, चलिए थोड़ा सा इसको मिटा के जगह बना ले रहा हूं। क्या फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स, देखो ये खर्चा है, ये भी क्या है, खर्चा है, और ये भी क्या है, खर्चा है, ये भी क्या है, खर्चा है, यही है ना, ठीक है। तो हम सभी इन्हीं को जोड़ दें अगर, तो हमारा पता चल जाए कि हमारा क्या खर्चा हो। ये देखने में लगा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपने खरीदा होगा उसी में से तो ये बचा हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा है, इसी में से बचा हुआ। तो अगर सबको जोड़ोगे और इसको नहीं घटाओगे तो क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो फार्मूला क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इक्वल टू करके आप लिख सकते हैं क्या, तो ये इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखो COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज ले लेते हैं, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कैरेज इनवर्ड लिखा है, कैरेज प्लस वेजेस, जो भी हो, जो भी खर्चे हो, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होना चाहिए। इन सबको जोड़ लिया, माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि बिक्री करने की लागत कितनी है, ठीक है, बिक्री करने की लागत कितनी है, ऐसा समझो। ये सारे खर्चे आए, मान लेते हैं हम ये 20 रुपया, ये 50 रुपया, और अन्य जो है 30 रुपया, तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया 100 रुपये। यानी हमने सब खर्च कितना किया 100 रुपये में हमारे पास कितना बच गया 20 रुपये, तो हमारा खर्चा कितना होगा 80 रुपया होगा ना, ठीक है। और ये जो हमारा सेल है, ये नेट सेल है, इस सेल में 2 बातें, ये खर्चा भी है, ये एक्सपेंस भी है, और क्या है प्रॉफिट, एक्सपेंस भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों सम्मिलित है। इसलिए सीधे सेल को हमने अभी नहीं लिया। अब मान लो एक दूसरा फार्मूला हमको बनाना, ये आपको इन्फॉर्मेशन ही ना दिया, तो फिर हम कैसे निकालें। तो हमको पता है कि इस सेल में क्या है, एक एक्सपेंस है और दूसरा क्या है प्रॉफिट। तो अगर इस सेल में से हम प्रॉफिट को हटा दें तो क्या बचेगा, एक्सपेंस बचेगा ना, सीधी सी बात है। तो एक दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, हो सकता है नेट सेल माइनस
प्रॉफिट यही है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें जो प्रॉफिट शामिल है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो दो आपको फार्मूला मिल गया, एक मिल गया जो सीधे सीधे है कि सारे खर्चे को जोड़िए और जो खर्चा भी आपका गया नहीं है उसको घटा दीजिए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को क्या करिए, घटा दीजिए, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। अथवा अगर ये नहीं है तो नेट सेल में से आप क्या करिए, ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। तो एक एस्पेक्ट इसमें आता है, ट्रेडिंग अकाउंट को जब वो देखता है तो किस रूप में देखता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जाया जाता है तब उसमें आता है इनडायरेक्ट खर्चे, और इनडायरेक्ट खर्चों को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं आपको ऑपरेटिंग और दूसरे को क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग, है ना, यानी जो बिजनेस को संचालित करने से। अभी तक आप जो है खाली नेट प्रॉफिट पढ़े थे, अभी तक आप क्या पढ़े थे, केवल नेट प्रॉफिट। लेकिन जब यहां आप देखोगे तो यहां नेट प्रॉफिट के अलावा एक और कॉन्सेप्ट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिटी बैंक के सीईओ एक भारतीय थे, पता नहीं कौन पंडित उनका नाम था, ध्यान नहीं आ रहा। तो जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ कि सारे बैंक प्रॉब्लम में फंस गए। तो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है सिटी बैंक, वो भी प्रॉब्लम में फंस गया। विक्रम पंडित की क्या नाम है उनका, ध्यान नहीं आ रहा। तो उनको सीईओ बनाया गया और उन्होंने क्या किया, उससे बचा लिया, बैंक को डूबने से बचा लिया। जब नॉर्मल कंडीशन आया तो जो अन्य डायरेक्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये देखिए ये इतना प्रॉफिट कमाते थे हम लोग, ये तो इतना ही प्रॉफिट कमाए, इसलिए इनको सीईओ से क्या करिए, हटा दीजिए। और उनको क्या किया, सब हटा दिया। मान लीजिए दो लोग हैं, एक एक्स है और दूसरे वाई, दो बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों लाख लाख रुपए की नौकरी करते हैं, एक एक लाख रुपए की नौकरी करते हैं। लेकिन एक है एक्स जिसके पिताजी ने कर्जा लेकर के इसको पढ़ाया था, ठीक है, बैंक से लोन लिया और वो लोन लेकर के पढ़ा रहा है। तो जैसे ही इसकी इनकम आएगी या कर्जा खत्म क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मान लीजिए 50,000 रुपया कर्जा का पेमेंट हो गया, तो अब इसके पास कितना बचेगा, 50,000 ही बचेगा। और मान लो इन्होंने कोई कर्जा ही नहीं लिया तो इनके पास क्या होगा, 1 लाख बचेगा। तो जैसे ही नौकरी पाएंगे ये क्या करेंगे, 350 सीसी का बुलेट खरीदेंगे, है ना, 350 सीसी का बुलेट, और साइलेंसर उसका निकाल के पूरा मोहल्ले में चलाएंगे। लोगों को लगेगा देखो लड़का नौकरी करते ही बुलेट खरीद लिया, लग रहा है बढ़िया नौकरी कर रहा है। अब भाई 50,000 रुपया तो कर्जा में चला गया, बचा कितना है, 50,000। तो ये खरीदेंगे एक्सप्लेंडर, है ना, या कोई छोटी गाड़ी खरीद लेंगे, तो मोहल्ले में किसी को नजर ही नहीं आएगी, कोई इन पे ध्यान नहीं देगा। तो देखने में तो ये ज्यादा बेटर हो गया, है ना, और ये बेचारा की प्रतिभा दब गई। तो अगर आप इस पे केवल ध्यान देते हैं तो आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, यानी आप नहीं जान पाएंगे कि दोनों क्या करते हैं, लाख लाख रुपया ही कमा रहे हैं। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका कमाई कितना है, 1 लाख, और इसकी भी कमाई कितनी है, 1 लाख। लेकिन इसके पिताजी की कमजोरी के कारण कर्जा लेना पड़ा था, तो इसका परफॉर्मेंस घट के नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। और जबकि इसके पास कोई इस तरह का जो फालतू का खर्चा ही नहीं था, तो पूरा बच गया, 1 लाख पूरा बच गया। तो इस हिसाब से जो है, उसी तरह से जब इनकम स्टेटमेंट होता है तो उसमें ये चेक किया जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग है और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है बच्चों, आइए अब मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ गया, कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बोल हो रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे हैं, बता दीजिएगा, बहुत शौक नहीं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहां पर। अब इसके बाद क्या होगा, इधर लिखा जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यही होता है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो फैक्ट्री से संबंधित खर्चा होगा, ऑफिस तो सब में होता है तो ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो खर्चे होंगे, बिक्री करने के जो संबंधित खर्चे होंगे वो सारे लिखे जाते हैं।
और कुछ यहाँ ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकता है। कोई बता देगा 500 रुपए का एक ऑपरेटिंग इनकम का नाम बता दीजिए। अभी मैं खट से 500 रुपया आपको दे दूंगा, सैलरी पर 500 रुपया तुरंत दूंगा। एक ऑपरेटिंग इनकम का नाम बता दीजिए। हाँ बताइए, गूगल नहीं करना, गए टाइम वेस्ट। पता जो ऑपरेटिंग है, जैसे जब आप बिजनेस करते हो, ये तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग ही प्रॉफिट है ना। ये प्रॉफिट कैसे आया है? सामान बेचने से। सामान बेचना ही क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग कहा जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग हो ही गया, हुआ ना। लेकिन इसके अलावा इनडायरेक्ट भी, ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग है, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट कि आप एक बार में बल्क में माल आपने खरीदा, ठीक है, तो बल्क में माल खरीदा तो आपको कुछ 10% एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मान लीजिए 4 पीस के साथ 5वां पीस क्या हो गया? फ्री मिल गया। उसको हम कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कमीशन। तो बिजनेस के दौरान भली से आपका काम कमीशन कमाना नहीं है, आप एजेंट नहीं हो, लेकिन आपको भी कमीशन क्या होता है? मिलता है। किस रूप में? किसी को आपने जो है माल बिकवा दिया तो बिजनेस का ही माना जाएगा, या फिर डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ। क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव सबको पता है कि हम परचेस करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो किस तरह का इनकम माना जाएगा? ऑपरेटिंग इनकम माना जाएगा। वो क्यों आपको मिला? क्योंकि आपने वस्तु खरीदा, ठीक है, इसलिए आपको क्या हुआ? मिला। तो यहां पर एक हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए बाई डिस्काउंट रिसीव। कई सारा होता है डिस्काउंट रिसीव। अब बच्चों इसको जोड़ोगे और ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाओगे तो यहां आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बंद कर दीजिए। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां लाया जाएगा बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहां पर अब आता है जो वर्तमान में मैनेजर की कोई गलती नहीं है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग। मान लो आग लग गया तो मैनेजर खुद आग लगाया है? आग लग गया, स्टॉक जल गया, इंश्योरेंस करवाया था लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा नहीं दिया, हमको थोड़ा ही पैसा दिया। थोड़ा पैसा हमको क्या करना पड़ा? स्वयं बियर करना पड़ा। तो वो नुकसान क्या ऑपरेटिंग का नुकसान है? नहीं। मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, चाहे दुकान खोलो और चाहे दुकान मत खोलो, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो क्या बैंक वाला ये कहा है कि जब दुकान खोलना तब ब्याज देना, दुकान मत खोलना मत देना? ऐसा तो नहीं। यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन से और ब्याज का कोई संबंध नहीं है। बोलो सही है कि नहीं है? उसी तरह से आपके पास मान लीजिए दुकान है, बड़ा सा गोडाउन है, लेकिन वो पूरा गोडाउन आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उसमें से एक हिस्सा आपने गोडाउन क्या किया? किराए पे दे दिया। तो अपनी दुकान बंद रखोगे तो आपको किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। चाहे दुकान चालू रखो और ना रखो, आपको तो रेंट मिलेगा ही। तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकते हैं, जैसे बाई रेंट, बाई इंटरेस्ट, बाई डिविडेंड। आप बैंक में पैसा जमा कर दीजिए, दुकान बंद करके मौज करिए, सड़वाने घूमिए, ससुराले घूमिए, ठीक है, कहीं जाइए, ब्याज तो आपको मिलेगा ही। उसी तरह से इधर कुछ खर्चे हो सकते हैं, यही सेम खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है, लॉस बाई हायर, लॉस बाई थेफ्ट, इस तरह के कुछ खर्चे हो सकते हैं। ये किस नेचर के हैं? नॉन ऑपरेटिंग नेचर के। अब इनको जोड़ दिया और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने क्या कर दिया? घटा दिया। अब जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। तो अब जब आप रेशियो निकालोगे, मेन रेशियो की भी मैं बात कर रहा हूं, तो एक हमने किस पे फोकस किया था? ग्रॉस प्रॉफिट पे। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलेगा, फिर क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, इस साइड में भी चल रहा है, डेबिट साइड में चल रहा है। और एक तीसरा क्या हो सकता है? नेट प्रॉफिट। तो 3 रेशियो हो सकता है कि नहीं हो सकता? फार्मूला बताओ क्या बनेगा? मैंने क्या बताया था? जिसको निकालना है ऊपर और जिस पे निकालना है नीचे, यही बताया था ना। तो अगर हम आपसे कहें कि नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला बताओ तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट ऊपर और नेट सेल नीचे और इनटू 100। तैयार हो गया फार्मूला? है कि नहीं? फार्मूला तैयार हो गया कि नहीं हो गया?
उसके बाद हम क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर और नेट सेल नीचे। अब हमने कहा कि नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए, तो फिर क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर, ठीक है, और नेट सेल नीचे। अब मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंसेस में आइए, चलिए बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, तो क्या फार्मूला बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर और नेट सेल नीचे, ऑफिस एक्सपेंस ऊपर नेट सेल नीचे, हुआ, आ रहा है समझ में ना। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, देखो भाई जरूरत कैसी भी हो सकती है। आपको जब मैंने पहला लेक्चर दिया मैनेजमेंट अकाउंट समझाया था, बताया था कोई इसमें नियम कानून नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, इसी फॉर्मेट में बनाना, जैसी आवश्यकता उसी के अनुसार। मान लीजिए जो है तृप्ति, क्या नाम है, तृप्ति नाम है नहीं, प्राची, ठीक है, प्राची को अपने घर पे मान लीजिए खिचड़ी खाने का मन करता है, तो खिचड़ी बना सकती है ना। और अगर मान लीजिए पनीर खाने का मन कर रहा है तो पनीर बना सकते हैं। अब जो है परोस के खाना है, अपन ये खाना है ना, तो चेप्पे चेप्पे फात लेके खा सकती हैं, या फिर फोड़ के बढ़िया से सजा के खा सकती हैं। बोलो सही है कि नहीं, खुद ही तो खाना है। आप यहाँ आए हो पूजा एंड अंशिका, तो अंशिका आज नहाएंगे, ठीक, या तुमको पढ़ने जाना है, पैंट शर्ट इन्होंने पहना है, बाद में कंघी किया है, ब्रश भी आज कर लिया है, कमाल की बात है, तो ये सब कुछ करके आ जाएंगे। घर पे लाना होता तो क्या होता, लोअर टी शर्ट पहन लेती, कुछ नहीं है तो ठंडा लगने लगा तो अपने पापा का भी जैकेट पहन सकती है घुटने तक का, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आवश्यकता उसी के अनुसार कार्य। भूख लग जाए जब मर्जी तब खा लो, पढ़ने की इच्छा हो जब मर्जी तब पढ़ो, ये आंतरिक है। वैसे ही जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर आपके बुक का ही नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि अकाउंटिंग किसके लिए किया जाता है, मैनेजर के लिए। मैनेजर कौन है भाई, घर के अंदर का है, उसको जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार वो रेशियो निकलवाने। इसके बाद तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो भी निकल सकता है, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना हो तो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, संचालन करना। संचालन का संबंध किससे, खर्चे से है। जब आप संचालित करोगे तो खर्चा होगा, तो कौन कौन से खर्चे ऑपरेटिंग रेशियो में होने चाहिए, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब उसको किस पे चार्ज करना है, सेल पे चार्ज करना है, तो क्या फार्मूला बनेगा, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100 बन गया, सबको पता है। तो आप जो है सेल के बेसिस पे अगर कोई भी रेशियो बनाना हो, फार्मूला बनाना हो, तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला एक बार लिख लें पहले, ठीक है, आइए फार्मूला लिखते हैं। पहला क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, वेयर आंसर का बात मत करो, वेयर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल का मतलब होता है, नेट सेल का मतलब होता है सेल माइनस सेल्स रिटर्न, और नेट परचेज का मतलब भी वही होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न।
तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हाँ रोकोगे हमको नोट करने के लिए, तब तो हमको वीडियो एडिट करते करते नानी याद आ जाएगा। क्या करना है, करने का दिक्कत। हाँ सबका नाम भुला गया, तुम्हारा नाम रिया, हमारा बोलिए सर। रंजन, राजा रंजन को याद है सर, इसको याद है नाम ही सर। हाँ अंशिका वो है श्रुति और सुनना, ठीक है, इनका नाम है नेहा। सारा वीडियो खराब करवा दिया तुम लोग, जो है नोट कर नहीं सकता वो तो कट हो जाएगा। आइए मान लीजिए गिवन है, गिवन बताइए ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अब एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 40%, नेट सेल 1 लाख, ठीक है। नेट सेल कितना है 1 लाख। तो आपसे कहता है बातचीत नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, ठीक है। क्या करिए, ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। ये एकदम अच्छा वाला सवाल है। आंसर कितना होगा 40,000। आंसर क्या होगा 40,000। अरे 10,000 का 1 लाख का 40% कितना होता है 40,000 होता है। तो सीधे निकल गया। अगर फार्मूले में रख के निकालना चाहते हो तो क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है जीबी अपॉन नेट सेल्स, ठीक है। इधर दिख रहा हूँ बच्चों, दिख रहा है इधर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। अब हमको पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है 40%। इसका मतलब क्या होगा 40/100। और हमको जीबी नहीं पता है, इसको एक्स मान लीजिए, जीबी को क्या मान लीजिए एक्स, और नेट सेल हमको पता है 1 लाख। बस तिरिया गुणा करा दीजिए, दोनों में क्या करिए तिरछा गुणा करा दीजिए। ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 1 लाख इंटू 40। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 लाख इंटू 40 अपॉन 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 एकम में 4 और 4 0 40, ठीक है। आया समझ में। अब चलते हैं दूसरा लेते हैं। मान लीजिए लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 20%, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, ठीक है। तो नेट सेल बताओ, नेट सेल कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो फार्मूला वही है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 50,000 और सेल को मान लीजिए x, और रेशियो कितना दिया है 20%। 20% का मतलब 20/100। फिर आप क्या करिए, त्रिया गुणा करा दीजिए, मारिए दोनों तरफ से 3 घाटा, तो ये कितना हो जाएगा 20x इक्वल टू 50,000 इंटू 100। तो x इक्वल टू 50,000 इंटू 100 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 बचे 10, 5 बचे 25, 2.5 लाख हो गया, 2,50,000। तो निकल गया नेट सेल, ठीक है। और भी किया जाए। अब मान लो दूसरा रेशियो ले लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका क्या फार्मूला होगा, नेट
प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, नेट प्रॉफिट नेट सेल इनटू 100। तो वेयर नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक ऐसे भी निकल सकता है। दूसरा मान लीजिए आपको जो है, खैर वो क्वेश्चन के अनुसार होता है, ठीक है। मान लीजिए गिवन है, गिवन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 40%, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,000। बताइए नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और एक चीज और इसमें गायब है, वो क्या गायब है, आप इसमें नेट सेल नहीं दिया गया, ठीक है। और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक किसकी जरूरत है, नेट प्रॉफिट की, और दूसरी आवश्यकता है प्रीति, क्या बात है, और दूसरी आवश्यकता है आपको नेट सेल की। अब दोनों दिया ही नहीं, आकार है क्या निकालिए, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालिए। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, नेट सेल निकालेंगे। ये कैसे निकल जाएगा, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फार्मूला होता है, जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब हमको जीपी दिया है 40%, तो 40/100 इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000, तो 20,000 अपॉन एक्स, तो 40x इक्वल टू 20,000 इंटू 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 100 अपॉन 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 बचे 20, 5 हो गया, 1 2 3 4, 50,000 आ गया। अब हमको पता चल गया एक चीज, क्या है, नेट सेल। अब इसके बाद यहाँ हमको फार्मूले में पता चल गया नेट सेल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50,000। उसके बाद हमको चाहिए नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दे तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, 20,000, 2,000 घटा दिया तो कितना आ गया, 18,000 और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, ये 0 कैंसिल, 5 नहीं आई 15, 3 बचा, 5 टके 30, आ गया कितना 36%, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आता है, सॉल्व किया जाता है। अब इसमें जो है लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, अब उस तरह से आपको थ्योरी तो एग्जाम देना नहीं है, तो यही डिसबैलेंस वाले क्वेश्चन ही आएंगे। मतलब एक आइटम देगा, 2 आइटम गायब करेगा, 2 आइटम देगा, 1 आइटम गायब कर देगा, और कहेगा कि इसको फाइंड आउट करिए। बाकी देखो बाद में पढ़ते हैं। कई सारे लोग देख रहे हैं, चेहरा मोड़ा देख के लग रहा है कि सुबह से पढ़ रहे हैं, थक गए। ठीक है बच्चों, आगे का रेशियो हम फिर पढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है अगला वीडियो मिल सके। बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।